कैसे हैं सभी बच्चे? बढ़िया। इधर आवाज कैच कर ले, इधर लग, थोड़ा सा इधर लगा देते हैं आगे कदिया आवाज। अच्छा ठीक है। वो कौन है भाई? ये बड़ी गंभीर परिस्थिति में है भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक समाप्त। अगला दिल्ली डायनेस्टी का शासक जिसको वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब आप इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। दिल्ली डायनेस्टी में इल्तुतमिश का किस तरीके से वर्चस्व रहा। बच्चों आवाज आ रही होगी पीछे? ठीक, थोड़ी देर में वैसे ही आ जाएगी। तो दिल्ली डायनेस्टी में किस तरीके से इल्तुतमिश का वर्चस्व रहा और इसको वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। प्यारे बच्चों, अभी तक जितने भी लोगों ने दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया या दिल्ली को जीतने की चाह रखी, तो उनके कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ा बहुत लालच कहीं से जुड़ा हुआ था। लेकिन दिल्ली सल्तनत के सभी राजाओं में एक अलग शमसी वंश बनाने वाला इल्तुतमिश, अर्थात उसका पूर्ण नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, वो भी एक गुलाम था। लेकिन उसके साम्राज्य की सबसे बेहतर बात यह थी कि इसने उत्तर भारत अर्थात दिल्ली और संपूर्ण उत्तर भारत में अपने शासन को मजबूत और साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। क्या बोला मैं? मजबूत और साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। तो अपने साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण, अपने नियम संचालनों के कारण दिल्ली सल्तनत में एक बेहतरीन शासक के रूप में उभरा। और एक गुलाम से एक शासक का सफर तक इसने कैसे तय किया, ये अभी हम देखेंगे इल्तुतमिश के बारे में। सम वेरी इंपॉर्टेंट्स, कुछ बहुत महत्वपूर्ण भी है, ऐसा नहीं कह सकते कि महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। तो जो दिल्ली डायनेस्टी के अंदर ज्यादातर जो पढ़ते हैं आप लोग, वो तीन ही शासकों को ज्यादा पढ़ते हैं। पहला इल्तुतमिश, दूसरा रजिया सुल्तान आता है और बलवन आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट, वैसे मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत में कुल 11 शासक हुए हैं, क्योंकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में दिल्ली सल्तनत की बागडोर उसके पुत्र आराम शाह ने संभाल ली। लेकिन अब आराम शाह को किस तरीके से लोगों ने वहां से उतार करके इल्तुतमिश को बैठा दिया, ये आप जो है इतिहास के इन पन्नों में देखेंगे। सबसे पहले इल्तुतमिश का साम्राज्य एवं शासनकाल देखेंगे। इसका पूर्ण नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था वो 1210 से 1236 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। कब से कब तक? 1210 से 1236 तक ये दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसके बारे में एक बात जाननी होगी। कहते हैं कि जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था तो उस समय इसके सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, ना ही कोई बड़ी कठिनाई इसके सामने थी। बड़े आसानी से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला सुल्तान था। इससे पहले दिल्ली पर जितने शासकों ने अटैक किए, जितने शासकों ने यहाँ पर शासन किया है अभी तक आकर के अरब देश के लोगों ने, वो कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी मार काट करने के बाद जो है शासन सत्ता को संभाला। कभी जीते कभी हार गए। और ये दुर्भाग्य की बात रही कि उत्तर भारत के सभी राजपूत राजा जो थे वो आपस में बिखरे हुए थे। और यही कारण रहा था कि संपूर्ण उत्तर भारत पर जो है विदेशी शक्तियों का जो है यहाँ पर जो है वर्चस्व स्थापित हुआ और उसके बाद मुस्लिम सत्ता का यहाँ पर सत्ताधिकरण हुआ। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इल्तुतमिश जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था वो बिना किसी कठिनाई के गद्दी पर बैठा। जब वो बिना किसी गद्दी पर बैठा तो इसको जो है उस समय हम लोग कहते हैं
की सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, ये आता है दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ये समझ लेना संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में डिफरेंस है, मैंने आपको बता दिया पहले, ठीक है, कि साम्राज्य विस्तार और शासन को बेहतर और सुदृढ़ बनाना के कारण जो है, अर्थात एक लंबे क्षेत्रफल पे या लंबे एरिया को जो है कवर्ड कर लेना या जीत लेना, बड़ा साम्राज्य विस्तार कर लेने के कारण जो है इसको वास्तविक संस्थापक कहा गया है, क्योंकि दिल्ली के शासन को मजबूती देने में सबसे ज्यादा हाथ इल्तुतमिश का रहा है। तो यहां पर पता लगता है कि इसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, इल्तुतमिश की कुछ उपाधियां हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ठीक है, ये यहां पर जो है उपाधियां पढ़ेंगे आप इसकी, ठीक है, उपाधियां। सबसे पहले कुछ उपाधियां हैं जो आपको किताबों में बहुत अलग अलग किताबों में अलग अलग है, किसी एक में नहीं है। सबसे पहले आपको बताएं, इसको जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम। ये एक इसके पास उपाधि थी, गुलामों का गुलाम। इसके पास दूसरी उपाधि थी दासों का दास। क्या था? दासों का दास, ठीक है, दासों का दास, गुलामों का गुलाम, ये इसके पास दो उपाधियां थी। इसके अलावा भी इसके पास में उपाधियां थी, लेकिन उनके बारे में हम एक एक उपाधि के विषय में बात करेंगे कि कौन कौन सी उपाधि इसको दी गई। गुलामों का गुलाम और दासों का दास भी कहा गया, क्योंकि सबसे पहले गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो सभी बच्चे जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। तो और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। तो इसका मतलब हुआ कि ये गुलामों का भी गुलाम था। यूपीपीसीएस में ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और यदि कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, यदि दासों का दास आ जाएगा तो ईश्वर की भूमि का संरक्षक, क्या कहते हैं इसको? एक अन्य उपाधि दी है, ईश्वर की भूमि का संरक्षक। समझ रहे हैं बेटा? भूमि का संरक्षक, यहां पर ध्यान रखना। तो ईश्वर की भूमि का संरक्षक, ठीक है, ईश्वर की, आपने देखा होगा कि ये अपनी इक्ता व्यवस्था, एक आता है कि इक्ता प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? इक्ता व्यवस्था। ये अपनी इक्ता व्यवस्था प्रणाली के लिए भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन अभी आगे हम इक्ता व्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे। अभी उपाधियों के बारे में बात करें, हटना नहीं है हमको, ठीक है। और इस ईश्वर के सेवकों का मददगार, एक उपाधि और है, ईश्वर के सेवक, सेवकों का मददगार, मददगार एक उपाधि है, ठीक है। तो ईश्वर के सेवकों का मददगार और ईश्वर के संरक्षक, संरक्षक, उसका ध्यान करना। सेवक, ईश्वर के सेवक कौन होते थे आपको मालूम है? ईश्वर के सेवक होते थे जो ये सूफी संत वगैरह होते थे ना, तो ये इनकी सेवा में बहुत ज्यादा इनकी सेवा करता था। सूफी संत को जो है अपने शासन साम्राज्य से नहीं हटाया था, इसलिए इसको कुछ इतिहासकारों ने ये उपाधि भी दी है कि ये ईश्वर के सेवकों का जो था संरक्षक था या मददगार था, उनकी मदद करता था। ये एक उपाधि थी। और एक उपाधि थी इसके बाद नासिर उल मोमिन, नासिर उल मोमिन, ठीक है, नासिर उल मोमिन। यहां पर नासिर उल मोमिन ये एक उपाधि थी, और इसको खलीफा का सहायक भी कहा जाता था, खलीफा का सहायक, ठीक है, क्योंकि खलीफा ने इसको जो है पुरस्कृत किया था, इसको, इसकी बड़ी प्रशंसा की थी इसके साम्राज्य शासनकाल को देख करके। और मुसलमानों का प्रधान खलीफा ए सईद, मुसलमानों का प्रधान एक क्या था? मुसलमानों का प्रधान, और एक था, ठीक है, एक था खलीफा ए सईद। क्या था? खलीफा ए सईद, ठीक है। ये इतनी उपाधियां इल्तुतमिश के पास थी, याद रखना। इन उपाधियों से इल्तुतमिश को जाना जाता था। अब यहां से बच्चों आप को पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसको उतार लिया आपने? सईद, सईद, ये सईद, ये वाला सईद, खलीफा ए सईद।
कहां पे? ये खलीफा मुसलमानों का प्रधान, खलीफा सईद, नासिर उल मोमीन और खलीफा का सहायक, मुसलमानों का गुलामों का गुलाम, दासों का दास, ईश्वर की भूमि का संरक्षक और ईश्वर के सेवकों का मददगार। इतनी उपाधियां जो थी वो किसके पास थी? इल्तुतमिश के पास थी। तो इसका मतलब है कि भारतीय इतिहास के पन्नों में कुछ तो वाचस्पति इसका रहा है। ठीक है, अब यहां से आप इसके वाचस्पति की कहानी पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसको लेकर आया और इसको साम्राज्य में जगह दी। तो इसको मिटा दे बेटा जी। खलीफा सईद का मतलब होता है कि किसी भी साम्राज्य पर या किसी सूबे पर जो खलीफा के जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, उसकी बात को रखता है दूसरों तक। मान लो खलीफा ने कोई संदेश आप तक पहुंचा दिया, ठीक है, तो आपने उस चीज को जो है माना, उस चीज को जो है लोगों तक पहुंचाया, तो आपके जरिए ही तो पहुंचा रहा हूं मैं सब पर। तो अब ये खलीफा सईद था, खलीफा का नेतृत्व करने वाला समझ लीजिए। नासिर अल मोमिन मतलब इसका था कि मुसलमानों के प्रति जो एक थी, एक था, ये ग्रहण कर दिया गया था, क्योंकि ये मोमिन कहते जो मुसलमान होते थे उनके लिए मतलब कि उनकी मदद करता था, उनके लिए एक नहीं कह सकता कि ईश्वर था उनके लिए, लेकिन उनके लिए एक सहायक के रूप में कार्य करता था। उनको कोई दुख परेशानी होती तो उनके लिए खड़े रहता था। तो इसी वजह से, उनकी मदद की वजह से इसको नासिर उल मोमिन कहा गया। अब बच्चों यहां पर आप कुतुबुद्दीन ऐबक ने कैसे इसको खरीदा, यहां पर आप देखेंगे किस तरीके से इसको उत्तर भारत की संस्कृति में लेकर के वो आया। मैं करंट वरंट मारता आ गया, ये है मारता आ गया है, वो उंगली मेरी हो गई होगी ऐसे, है ना। चलिए, पहली बार सुना। अगर ये करंट मारता तो फिर इस पर हाथ क्यों लगाते? सही है, चलिए स्टार्टिंग करते। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। होता क्या है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक मेरे लाल आराम से बैठे रहो, हो सक कल पढ़ाऊंगा, फिर जो है अगले वीक में, अगले महीने में जाके मिलेगी क्लास, है ना। तो थोड़ा सा जो है शांति रखिए। बड़े अच्छे टॉपिक हैं ये। अच्छे टॉपिक का मतलब ये है कि इतिहास में इनकी बड़ी वाचस्पति प्रभावित टॉपिक हैं, क्योंकि अभी उत्तराखंड पीसीएस का मेंस हुआ था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था कि इल्तुतमिश के जो है कार्यों का वर्णन करिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श क्यों कहा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं सपोज दैट ग्रुप में होता तो मैं तुमको ये सारे जो स्टेट्स के पेपर होते हैं मेंस वगैरह के मैं डालता, तो उससे आपको पता लगता कि किस तरीके का आ रहा है। समझ रहे हो, किस तरीके के पेपर आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको दिखवाता। हाँ, तो हम तो भेज देंगे, कोई दिक्कत क्या है हमको, है ना। हमारे पास तो इतना कंटेंट है कि पूरी क्लास भी सालों साल पढ़ेगी तो भी दिक्कत नहीं आएगी। और अच्छा, क्योंकि आज की डेट में जो एनालिसिस करके पढ़ना चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। पुरानी चीज़ों को पढ़ने से एग्जाम नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों को रिपीट करने से एग्जाम नहीं निकल रहे हैं। स्मार्ट बनाएंगे उसको तो बेहतर रहेगा, स्मार्ट चीज़ों के लिए स्मार्ट रहना जरूरी है। चलिए पढ़ाएं आगे, है बेटा, स्टार्टिंग करें थोड़ा सा टॉपिक में। हाँ, कोई नहीं, ऐड कर देना उसमें, मैं भेज दिया। वो व्हाट्सएप वाला डालना, ओरिजिनल वाला मत डालना मेरा। ठीक है, चलिए। हाँ ना, वो बहुत बड़ा एक, इस चक्कर में मैंने नंबर बंद कर दिए हैं, फोन ऑन आते थे तो ज्यादा। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश हुआ ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब अनहिलवाड़, एक जगह थी अनहिलवाड़ का युद्ध जीता था, आपको शायद मैंने पढ़ाया था कल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन अनहिलवाड़ का युद्ध जीता तो वहां उसने क्या काम किया, इल्तुतमिश को, बेटा याद रखना,
कहां से? अनिलवाड़, एनील है बे आड़, अनिलवाड़, अनिलवाड़ के युद्ध के दौरान, युद्ध के दौरान, यहां से समझिएगा, अनिलवाड़ के युद्ध के दौरान जो था 1 लाख, कितने में? 1 लाख जीतल, उस समय चांदी की मुद्राएं जो जीतल कहलाती थी, ठीक है। तो 1 लाख जीतल में अनिलवाड़ के युद्ध के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया। क्या कर लिया? खरीद लिया, क्योंकि उस समय मैं आपको बता चुका हूं कि दास प्रथा जो थी, ठीक है, उत्तर भारत में अर्थात जो मध्य एशिया थी वहां पर जो है दास प्रथा प्रचलित थी। जब इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था तो ये इतना सुंदर और आकर्षक और इतना बेहतरीन था देखने में कि बहुत ज्यादा इल्तुतमिश की तरफ जो था कुतुबुद्दीन ऐबक अट्रैक्ट हो गया और उसने 1 लाख जीतल में खरीद लिया। कितने जीतल में खरीद लिया? 1 लाख जीतल में। जब इसको 1 लाख जीतल में खरीद के वो लेकर आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको फुल्ली ट्रेनिंग दी। जैसे कि आपको पीछे पढ़ा है आपने कि गुलामों को भी ट्रेनिंग दी जाती थी क्योंकि ये उसके साम्राज्य में आ गया था, ठीक। अर्थात उस समय गोरी का वाचस्प था, आप समझ रहे हैं ना, गोरी का वाचस्प था। ये गोरी के समय में ही इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। कुछ वक्तव्यों और कथनों में यह आता है कि इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो था वो गोरी के समय से ही दिल्ली पर अपना अधिकार मानता था। ऐसा भी इतिहास के अंदर लिखा है कि ये दिल्ली पर जो था, गोरी, जब मोहम्मद गोरी जिंदा था उसी समय से दिल्ली पर अपना अधिकार मानता था। बट क्या था, खरीदा इसको किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम ने खरीदा था तो ये अपने आप को गुलाम कम समझता था, ज्यादातर मतलब गोरी का ही गुलाम के रूप में अपने आप को शो करता था, लेकिन खरीद के लाया था इसको कुतुबुद्दीन ऐबक। जब कुतुबुद्दीन इसको ऐबक खरीद के लाया तो इसकी जाति के बारे में कहा जाता है कि शमसुद्दीन जो इल्तुतमिश था वो इलवरी जाति का तुर्क था। किसका था बेटा? आपको बता दें, इलवरी जाति का तुर्क था। क्या था बेटा? यहां पर इलवरी जाति का तुर्क था। अब ये हम बता रहे हैं, पहले से ही आपको बता रहे हैं कि जितने तुर्क रहे उत्तर भारत पे, जितने तुर्कों का आक्रमण रहा उनका खतरनाक ही रहा, उन्होंने मार काट के अलावा कुछ किया नहीं। अर्थात इसका जो वंश था, वो था इलवरी। कौन सा था? सॉरी, शमसी। इसने जो वंश किया था वो शमसी था, क्योंकि शमसुद्दीन इल्तुतमिश नाम था इसका। ये शमसी वंश से जो है संबंध रखता था। अर्थात कहने का मतलब ये था कि सबसे पहले जब ये यहां आ गया तो इसको जो है शमसी वंश, इलवरी जाति का तुर्क कुतुबुद्दीन, सॉरी, इल्तुतमिश था और इसको खरीद कर लाया। इसके पिता के बारे में जो है कहा जाता है कि इसके पिता, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के पिता का नाम आता है कहीं ना कहीं। इसके पिता का नाम जो था, इतिहासकार लिखते हैं कि इसके पिता का नाम था इल्म खां। क्या नाम था? इल्म खां। समझते हैं, इल्म खां इल्तुतमिश के पिता का नाम था। अब जब इल्तुतमिश एस्टेब्लिशमेंट हो गया, बड़ा हो गया, चीजों को समझने लगा, युद्ध करने लगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सर्वप्रथम जब इल्तुतमिश ने युद्ध किया था तो इसने सर्वप्रथम जो विजय प्राप्त की थी, मैं आपको बताऊं, सर्वप्रथम इल्तुतमिश की सर्वप्रथम जो विजय है वो इसने ग्वालियर का नाम सुना है आपने? ठीक है, इसने ग्वालियर पर की। किस पर की बेटा? आपको बता दें, इसने सबसे पहले ग्वालियर की विजय को हासिल किया, ग्वालियर को जीत लिया। जब ये ग्वालियर को जीत लिया तो ग्वालियर की जो है क्या हुआ कि जैसे इसने ग्वालियर को जीता तो खुश होकर के जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको ग्वालियर की जो इक्ता थी वो प्रदान कर दी। इक्ता कहते हैं भूमि के टुकड़े को, ठीक है। तो इस मतलब जो एक पूरा उसका साम्राज्य जीत लिया उसने, जैसे ग्वालियर को जीत लिया तो ग्वालियर का जो पूरा जो भी राजकोष था, जो उसका टैक्सेस था, वो सारे का सारा जो है इसको मिलने के लिए इसको सौंप दिया इल्तुतमिश को कि ठीक है आप जो है इसको कंडक्ट करिएगा। तो यहां पर आपको पता लगता है कि जब ग्वालियर की इक्ता जो है इल्तुतमिश को मिल गई तो अब इल्तुतमिश जो था उस पे पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं, वो स्टेब्लिशमेंट हुआ, उसकी ताकत थोड़ी सी बढ़ी। जब उसकी ताकत बढ़ी तो उसने क्या काम किया कि वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने दोबारा से पुणे, एक बार बुलंदशहर का नाम मैंने कल भी बताया था आपको, ठीक है, परसों, उसने जो था अगला जो उसका विजय परचम था वो बुलंदशहर पे था। ग्वालियर से सीधा कहां गया? ग्वालियर जो था वो एमपी में पड़ता है और बुलंदशहर जो है वो कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और उसने बुलंदशहर को जीता। किसको जीता? बुलंदशहर को। उसने हार देखी नहीं थी, ठीक। जब बुलंदशहर को इसने जीत लिया, जीतने के बाद क्या हुआ कि उसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को लगा कि इसका मतलब जो है कि इल्तुतमिश जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है, कोई बात नहीं। तो बुलंदशहर और ग्वालियर दोनों इसके कब्जे में आ गए।
तो उस समय सर्वप्रथम जो है इसको क्या काम किया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको क्या काम किया कि इसको जो आपके करीब में पड़ता है बदायूं, इसको सर्वप्रथम बदायूं का क्या बना दिया बेटा, सूबेदार बना दिया। क्या बना दिया, सूबेदार। मतलब के बुलंदशहर की विजय के तुरंत बाद जो है ये क्या बना, ठीक है, बदायूं का सूबेदार बन गया। कौन, इल्तुतमिश। याद रखना कि बदायूं का सूबेदार रहा इल्तुतमिश। आज भी भारतीय इतिहास के मध्यकालीन के पन्नों में बदायूं की जामा मस्जिद भी प्रसिद्ध मानी जाती है। बदायूं के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुगलों के शासन काल से भी मिलेंगी, आपको देखने को भी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या पता लगता है कि जब इसने बदायूं को जीत लिया, सूबेदार बन गया, तो उस समय लाहौर पर जो था, लाहौर पे जानते हैं आप, लाहौर में पढ़ा ही रहा हूं आपको, लाहौर और दिल्ली ज्यादा डिफरेंस में आज भी नहीं है और वो करीब करीब में है। मैंने कहा कि जिसने लाहौर को जीत लिया वो दिल्ली को जीत ही लेता था, और जो दिल्ली पर शासन चल रहा था उसके लाहौर उसके कब्जे में होता था। तो उस समय लाहौर पर जो था कौन शासन कर रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था आराम शाह, वो गद्दी पर बैठा हुआ था, ठीक है। तो वो कहां का शासक था, वो आपको पता है कि वो आराम शाह जो है, ऐबक का पुत्र जो है, लाहौर पर शासन कर रहा था, ठीक है, लाहौर पर, ठीक। उस समय हुआ क्या कि लाहौर से जो है वहां पे आपने देखा होगा कि किसी भी सल्तनत के राजा के दरबार में ज्यादातर आपने ये देखा है कि वहां पर अमीर सरदारों का बड़ा वर्चस्व रहा है। याद रखना, अमीर सरदारों का इतना बड़ा वर्चस्व रहा कि अमीर सरदार जिसको चाहते थे उसको हटा सकते थे और जिसको चाहते थे उसको हटा सकते थे। राजा रोटी बिना सलाह मशवरा के नहीं चलता था, ठीक। इन्होंने क्या काम किया कि इल्तुतमिश की बढ़ती शक्ति को देख करके इन्होंने देखा कि यार इल्तुतमिश की जो शक्ति है वो स्टैब्लिशमेंट होती चली जा रही है, मजबूत स्थिति में जा रहा है वो। तो इन्होंने क्या देखा कि यार ये जो आराम शाह है तो ये तो यार बेवकूफ आदमी है, क्योंकि वो बहुत मतलब कि बहुत लेजी टाइप का इंसान था आराम शाह जो था। इन्होंने अमीर सरदारों ने क्या काम किया कि बदायूं के सूबेदार का ट्रांसफर कर दिया सीधा कहां पर, लाहौर पे, ठीक है। लाहौर पे उन्होंने क्या काम किया कि आराम शाह को हटा दिया गद्दी से। क्या करा बेटा, क्या करा बच्चों, आराम शाह को गद्दी से हटा दिया, और आराम शाह को गद्दी पर से हटा करके उन्होंने क्या काम किया, लाहौर का सूबेदार किसको बना दिया भैया, लाहौर का सूबेदार बना दिया इल्तुतमिश को। किसको बना दिया, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश लाहौर की गद्दी पर बैठ गया। अब यही सबसे ज्यादा इतिहास के अंदर ये एक ऐसा मोड़ था, इसके बाद दिल्ली सल्तनत की जो है समझ लो कि उल्टी गिनती शुरू हो गई, ठीक। जब इल्तुतमिश लाहौर की गद्दी पर अमीरों के द्वारा बैठाया गया तो बैठने के बाद इसका कद जो है वो बढ़ गया, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया था कि जिस समय हिंदुस्तान अर्थात गजनी साम्राज्य के अधीन आता था उत्तर भारत, उस समय गोरी के संरक्षक में था, तब भी ये दिल्ली पर अपने दावेदारी को मानता था। तो इसको ऐसा लगा कि हमको ये गद्दी मिलनी चाहिए थी, ठीक है, ये हमारी थी, इसमें दिल्ली का दावेदारी। अब उसी समय में आपको बताऊं कि इसने जब गजनी पर भी अपना अधिकार जमा लिया था, मैं आपको बताऊं गजनी पर भी एक समय ऐसा था कि गजनी पर भी अपना अधिकार केवल जताता था, कभी नहीं करा पाया था ये, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये वाचस्पति राजा था, बहुत लंबी सोच रखता था। तो उस दौरान होता क्या है कि जब ये दिल्ली के साम्राज्य को संभालता, लाहौर के साम्राज्य इसके अधीन आ जाता है, तो उस समय इसके दिमाग में आया कि यार अब दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद में मेरे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर जो है बैठना आसान नहीं था, क्योंकि दिल्ली के संपूर्ण भारत अर्थात उत्तर भारत को कब्जे में करना था, उसको चलाना था। तो इतना आसान दिल्ली पर बैठ करके जो है शासन सत्ता चलाना नहीं। आप लोग जैसे समझ लो कि भाई मोदी जी पूरा देश चला रहे हैं या मान लो कोई भी चीज चला रहे हैं, तो कोई देश चलाना इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। एक पद को अगर आप संभालेंगे ना, ठीक है, अब सपोज दैट आलम सर को ले लो, आलम सर हैं, वो बेचारे कितनी टेंशन में रहते हैं आपको पता है, अभी बता रहे कि किसको फोन करते हैं आता वाता नहीं है, तो दूसरे को ऐसे लगता है कि मतलब कोई समस्या नहीं है, सब मजे ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस पद पर जाने के बाद ये पता चलता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, उस पद की क्या जिम्मेदारियां हैं। वैसे ही इल्तुतमिश के सामने कुछ जिम्मेदारियां आ गई और उसने अपने शासन संचालन को बेहतर बनाने के लिए उसने अपने शासन के 26 वर्ष जो इसने शासन किया, बेटा कितने किया है, 26 साल, क्योंकि 1210 से 1236 तक जो है इसका 26 वर्ष का शासन काल है। इसने उस 26 वर्षों के शासन काल को तोड़ लिया। क्या कर लिया इसने, तोड़ लिया, और इसने तोड़ा कितने भागों में, 3 भागों में। यह समझ लेना कि इन पे ही डिपेंड होकर के इसने संपूर्ण उत्तर भारत अर्थात दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभाला।
इसने 3 भागों में तोड़ा। कैसे कैसे तोड़ा ये मैं आपको बताता हूं, समझ लीजिएगा कि यही वो पॉइंट है जो यूपीएससी मेंस में आपकी मदद करेगा लिखने के लिए, कि उत्तर भारत अर्थात दिल्ली सल्तनत पर इल्तुतमिश ने 3 शासन, अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के तोड़ दें। देखिए कभी भी आप आंसर लिखेंगे यूपीएससी का, मेरी बात सुन, तो जितना स्ट्रक्चर बनाओगे आप, समझे आप मेरी बात समझ रहे हो? अब गर्दन ही हिलती है या ध्यान भी है? जितना आप स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे कि आपसे ज्योग्राफी में सपोज दैट उसने पूछ लिया मगन तट मगन ढाल में अंतर बताइए, ठीक है, या महाद्वीपों पर्वतों में अंतर बताइए, समुद्रिक जलवायु बताइए, है ना। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से जैसे कि ऐसे करके ले देते हैं, तो यहां पर लिख दिया समुद्रिक जलवायु, यहां पर लिख दिया महाद्वीपीय ढाल, है ना। इस तरीके से अगर शो करके आप केवल ऐसे ही पेन से खींच के अगर लिखेंगे ना, जो एग्जामिनर है वो देखेगा उसको, तो मार्किंग ज्यादा करता है। मार्किंग ज्यादा क्यों? स्ट्रक्चर से समझाने के बाद में बिल्कुल वेरीफाई हो जाता है। इंट्रो पढ़ते हैं ज्यादा, सबसे पहले इंट्रो देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या है, क्योंकि मेंस का आंसर 3 स्टेप में लिखा जाता है। ये 3 स्टेप जो है बहुत बेटर है। पहला इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या है, संपूर्ण का निचोड़ लिख देते हैं 2 से 3 लाइनों में, 2.5 लाइन सफिशिएंट है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 लाइनों में आप पूरा इंट्रोडक्शन लिख देंगे, क्योंकि 200 शब्दों में उत्तर मांगा होता है, और 2.5-3 लाइनों में करीब करीब 40-50 शब्द हो जाते हैं मेरे हिसाब से। तो 40 भी नहीं होते होंगे तो 25-30 तो हो ही जाता है ना। इंट्रो लिखा, फिर इसका मेन बॉडी, मेन बॉडी में जो तुम्हारे नॉलेज में हो सब लिख दो, सब लिख दो उसमें, ठीक है। और फिर उसका कंक्लूजन लिखा जाता है, निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष में आप उसका इंट्रो और मेन बॉडी दोनों का निचोड़ लिखेंगे, अपना दिमाग से लिखेंगे। कंक्लूजन जो होता है वो किसी किताब के अंदर नहीं होता, वो दिमाग के अंदर होता है, और वो जब होता है जब आपने पढ़ रखा हो, आपके पास नॉलेज होती है, ठीक है। कि अगर वो उत्तर भारत को जीतता, सपोज दैट हम कहते कि संपूर्ण भारत पर अगर इल्तुतमिश का शासन होता तो वो किस प्रकार चलाता, तो ये किसी किताब में नहीं है, ये सिर्फ दिमाग में है। हम कहते कि जैसे उसने उत्तर भारत में चलाया, विरोधियों का दमन किया, ठीक है, उसने अलग अलग जगह को अलग अलग सूबेदार खड़े करके जो है वहां पर जो है अपना वर्चस्व स्थापित किया, इस प्रकार से उसका शासन बेहतर चला और उसने विरोधियों को मार दिया। उसी प्रकार से साउथ इंडिया का भी ले लेते हैं हम, दक्षिण भारत में भी ऐसी चलाया है ना। तो ये कंक्लूजन जो होता है माइंड से होता है, बड़ा अच्छे से होता है। और मेरे हिसाब से जो है आप एक आंसर राइटिंग डेली करेंगे तो आपका कलम चलेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग सबसे मेन है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मिटा दूं इसको और बताता हूं विरोधियों का दमन इसने 3 स्टेप में जो है किस प्रकार से 26 वर्षों के शासनकाल को इसने चलाया, ठीक है। देखिए अब 26 वर्षों का शासन काल, इल्तुतमिश का 26 वर्षों का जो शासन काल था वो 3 स्टेप में बट गया। 3 स्टेप में कौन से में बट गया? 1, 2 और आपका 3। देखिए सबसे पहले जो था 1210 से 1220 तक इसने क्या काम किया? विरोधियों का दमन किया। समझ रहे हो? 1210 से बैठा और 1220 तक इसने क्या काम किया? इसने किया बेटा, आपको बता दें, विरोधियों का दमन। समझ रहे बेटा? विरोधियों का दमन किया, यहां से समझ लेना। इसने इस टाइम कि 1210 से लेकर के और 1220 तक इल्तुतमिश का जो मेन मास्टर रहा, मेन मोटिव ये था कि मैं इतने समय से इतने समय तक जो है इसने विद्रोहियों का दमन किया, उनको जो है दबाने की कोशिश की। उसके बाद 1221 से 27 तक, कितने तक? 1221 से लेकर के, ठीक है, 1221 से लेकर 1227 तक, 1227 तक इसने क्या काम किया? यहां पर जो है मंगोल खतरे का, याद रखना, मंगोल खतरे का क्या किया बेटा? आपको पता होना चाहिए। मंगोल खतरे का इसने जो है यहां पर क्या किया? सामना किया। समझ रहे हैं मेरी बात? मंगोल खतरे का सामना किया, क्योंकि मंगोल आक्रमण, अर्थात हम कह सकते हैं, और ये कह नहीं सकते, ये इतिहास की सच्चाई है। पहले अगर आपसे लिखा जाएगा या पढ़ा जाएगा, कभी भी आप समझने की कोशिश करना, तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत पर सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? तो आपका आंसर आएगा
कि सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण जो था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ, अर्थात दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के शासनकाल में सर्वप्रथम जो था वो मंगोल आक्रमण हुआ। लेकिन लास्ट वाला जो था इसका, जो कि 2028 वो 1228 से लेकर के, ठीक है, 1236 तक रहा, ठीक है, तो 1228 से लेकर के ये 1236 तक जो था, इसने इस समय क्या किया, ठीक है, इस समय जो था इसने वंशीय क्या किया, वंशीय सत्ता संगठन में लगा रहा। क्या हुआ बेटा आपको बता दे, वंशीय सत्ता संगठन में लगा रहा, याद रखना। अब ये कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वंशीय सत्ता नहीं समझ पा रहे होंगे। कितने बच्चे ऐसे हैं जो वंशीय सत्ता नहीं समझ पा रहे? अच्छा ठीक है, बाकी सब समझ पा रहे हैं? चलिए दीदी आप खड़े हो जाइए, आप समझ पा रही हैं तो आप खड़े हो जाइए। तो आपने हाथ क्यों नहीं खड़ा कर? ऐसा तो नहीं है कुछ बच्चों पे मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, कम करनी चाहिए मुझे है? गंदी बात है बेटा, मुंह में पेन नहीं देते। हाँ बताओ, बहुत अच्छी बात है, बताइए। बेहतर से बैठ जाइए। बस इतना सा बताना था, कुछ थोड़ा ही ना, इन चीजों को सीखोगे, थोड़े थोड़े समझोगे, जानोगे, ठीक है। देखिए वंश क्या होता है, इसको हम कुल भी कहते हैं, कुल कहते हैं, है ना। एक सुना होगा आपने, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, है ना, सुना है ना, है बच्चों? क्या बोला मैं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। किसका श्लोक है, किसको समर्पित है? रामचंद्र जी को नहीं, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री राम को समर्पित है। आपको पता है रघुकुल कौन है, रघु कौन है? नॉट फॉर, याद रखना, बता दूं है? देखो राम को जानते हैं, राम के छोटे भाई कौन है? लक्ष्मण, और उनसे छोटे कौन है? भरत। भरत से बड़े लक्ष्मण, लक्ष्मण से बड़े राम, राम के पिता दशरथ, और दशरथ के पिता अज्र, और अज्र के पिता रघु। क्या लिख लेंगे, तो इसीलिए कहा है कि रघुकुल, कुल होता है वंश। जैसे कि हमारा वंश है, हमारा अपना वंश है, फिर उसके बाद स्टेप बाय वंश आते रहे हैं, समझ गए आप? हमारे वंश के बाद में फिर कोई दूसरा वंश आया, फिर तीसरा वंश आया, फिर चौथा वंश आया, इसी प्रकार से अलग अलग वंशावलियां आती रही हैं। तो इसीलिए कहा रघुकुल रीत, रीत कहते हैं परंपरागत जो चलती हुई आ रही है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर, और अब वचन भी जाई, प्राण ना जाई। समझ रहे हो? अब क्या हो रहा, अब वचन जाई लेकिन प्राण ना जाई, है ना। अब ऐसे ही होता है भाई, ठीक है, मिटा दे, अब पता लग गया ना। राम, दशरथ के पिता कौन थे? अज्र, है ना, और जो है अज्र के पिता रघु, और रघु किसके दादा? भगवान श्री राम के, हैं, दशरथ के, दशरथ के परदादा किसके? राम जी के। गुड। अब देखेंगे इसमें मंगोल आक्रमण से। तो पहला वाला पढ़ाने स्टार्ट कर दे, विरोधियों का सामना किस तरीके से किया। देखिए बच्चों, इसके सामने भी जब दिल्ली सल्तनत पर बैठा तो इसके सामने भी सबसे बड़ा एक समस्या कौन था? यलदोज। कौन था? यलदोज। और दूसरा जो समस्या थी इसके सामने क्या थी? कुवाचा। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर चुका था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरा तो याद रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का जो विवाह था वो इल्तुतमिश के साथ कर दिया था। किसके साथ कर दिया था? और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? अबे गुलाम नहीं, दामाद।
ठीक है, क्या था, और जब पुत्री का विवाह कर दिया तो क्या बनेगा, वो दामाद ही बनेगा ना। तो याद रखना कि इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने विरोधियों से ही अपने रिश्ते बनाए। वो नहीं चाहता था लड़ाई करना किसी के साथ, वो नहीं चाहता था किसी का बेवजह राज्य हड़पना, ठीक है। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी के साथ में अत्याचारों में उसकी कोई कमी नहीं रही है ना। अब क्या मनसा है, इतिहासकार कहीं सही लिख देते हैं, कहीं गलत लिख देते हैं। अब हमारी भी मजबूरी है कि हम भी मजबूरन वही पढ़ाएंगे। भाई मुस्लिम सत्ता के स्थापनाकरण में, यदि देखो बच्चों मेरी बात समझ लेना है, मुस्लिम सत्ता का स्थापनाकरण आपने पढ़ा अब तक 3 क्लासों में, और उसमें यही पढ़ा होगा कि किस तरीके से मुस्लिम्स कम्युनिटी ने यहां पर अत्याचार किया लोग। तो इसमें इतिहास ना तो मैंने लिख दिया है ना आपने लिख दिया है, लेकिन जो लिखा है मैं वही पढ़ा, इसमें मेरा कोई दोष है नहीं। तो अब आगे देखिए कि जो रियल होगा वही पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले 1210 से लेकर 1220 तक आप ये देखेंगे कि किस तरीके से इसने विरोधियों का दमन किया। देखिए बच्चों 1210 से 1220 के बीच में जब विरोधियों के दमन का समस्या आता है तो सबसे पहले उसे यल्दोज और कुआचा के साथ में संघर्ष करना पड़ता है। किसके साथ में? यल्दोज और कुआचा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यल्दोज जो था वो गजनी साम्राज्य जो है वो यल्दोज के अधीन था। कौन था? गजनी साम्राज्य है बेटा, समझ में ना। देखो तुम मुझसे 10 बार पूछो, मैं तुम्हें 10 बार बताऊंगा, सिर्फ 11वीं बार नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना। 10 बार का मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार। 11वीं बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर तुम अपने दिमाग का इलाज करा सकते हो। 10 बार में तो आ ही जाता है समझ में, ठीक है। तो यल्दोज कहां का शासक था? गजनी का। और क्वाचा जो था वो उसके अधीन था, सिंध और प्लस आपका मुल्तान। सिंध और मुल्तान का जो साम्राज्य था वो क्वाचा के अधीन था। लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था तो ये दोनों जो थे वो गजनी पर और ये सिंध और मुल्तान पर इन पे बरकरार था। लेकिन इल्तुतमिश जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो उसको लगा कि इन दोनों से मुझे बहुत ज्यादा खतरा है, और वास्तविकता में उन्हें सबसे ज्यादा खतरा जो था वो यल्दोज से था। क्योंकि क्वाचा जो था वो, क्वाचा कौन था? वो क्वाचा, भाई क्वाचा मैंने कल भी बताया था कौन था। क्वाचा जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बहनोई था। तो हुआ ये इल्तुतमिश का फूफा। क्या हो गया ये? क्योंकि उसकी पत्नी का फूफा हो गया, फूफा है ना। अरे भाई ऐसे ही है क्या? हाँ, तो जब फूफा हो गया तो फूफा से इतना खतरा नहीं। लेकिन यल्दोज, यल्दोज कौन था? यल्दोज सुसर था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सुसर था, तो इसका मतलब है कि उसके सुसर का सुसर हो गया वो, ठीक है। तो सुसर के सुसर से तो खतरा होगा ही, क्योंकि वो अपने दामाद को नहीं बकस रहा, तो फिर वो इसे कैसे बकस देगा, ठीक है। तो उसने सोचा कि यार, और ये ऊपर से गजनी साम्राज्य पर बैठा हुआ, कभी कुछ कह रहा कभी कुछ कह रहा, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जो इल्तुतमिश था वो भी दिल्ली की गद्दी का दावेदार था और यहां पर मौजूद था। अब यहां से हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा स्टेप लेंगे। उसने क्या कहा कि उस समय इल्तुतमिश ने तो यल्दोज से युद्ध नहीं किया, लेकिन एक व्यक्ति, एक ख्वारिज्म एक शासक था, ख्वारिज्म शाह। क्या था बेटा? ख्वारिज्म शाह एक शासक था। ख्वारिज्म एक जगह पड़ती है जो अफगानिस्तान की, और ये मंगोल था। याद रखना बेटा, मैं आपको बताता हूं। नहीं, ये मंगोल नहीं था, सॉरी, ये मंगोल नहीं था, है ना। ख्वारिज्म शाह जो है एक शासक था, उसकी शक्ति जो थी वो यल्दोज से ज्यादा थी। मैंने कल कुतुबुद्दीन ऐबक वाले पार्ट में भी आपको बताया था। इससे खतरा था कि अगर ये यल्दोज पर आक्रमण करता, अर्थात गजनी पर आक्रमण करता, तो ये इसको जीत लेता। क्या कर लेता? ये इसको जीत लेता, ठीक। हुआ क्या कि इल्तुतमिश तो इतना पाया, लेकिन ख्वारिज्म की जो थी वो यल्दोज से युद्ध हो गया गजनी पर, क्योंकि ख्वारिज्म ने जो है गजनी पर अटैक कर दिया। जब गजनी पर अटैक कर दिया तो हुआ क्या कि जैसे ही गजनी पर ख्वारिज्म ने कब्जा किया तो इसका मतलब हुआ यल्दोज हार गया। भाई जब गजनी उसके अधीन आ गया तो यल्दोज हार गया। तो यल्दोज भागा और भागने के बाद आ गया लाहौर। कहां आ गया? लाहौर भाग गया। भागने के बाद अब ख्वारिज्म शाह का जो आधिपत्य था वो किस पर हो गया? गजनी पर। वो गजनी की गद्दी पर बैठ गया। कौन बैठ गया? ख्वारिज्म शाह। इसका मतलब हुआ कि गजनी इसके हाथ से, यल्दोज के हाथ से चला गया। जब यल्दोज के हाथ से चला गया तो ये घटना जो है इल्तुतमिश के कानों तक आई कि भाई ऐसा हो गया है, ठीक है।
तो अब होता क्या है कि वहां से जब भागना पड़ता है, परिस्थिति का लाभ उठा लेता है कौन? भाई परिस्थिति का लाभ कौन उठाएगा? परिस्थिति का लाभ उठाएगा इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश को इससे खतरा था, याद रखना। अब होता है कि यल्दोज जो है, अब यल्दोज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो यल्दोज जो यहां से जो है सीधा तराइन के मैदान में चला जाता है। कहां पर? आपका तराइन का, यहां पर एक युद्ध होगा जो आपने शायद पढ़ा होगा, तराइन का तृतीय युद्ध। पढ़ा है नहीं पढ़ा? देखो द्वितीय पढ़ा है सबने, प्रथम और द्वितीय ज्यादातर पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब नए बच्चे हो आपने नहीं पढ़ा होगा। तो एक तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था, ठीक है। तराइन का तृतीय युद्ध जो था वो घटना थी 1215 की। कितने की? 1215 की। इसमें आता है कि तराइन का तृतीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ। तो याद रख लेना कि तराइन का जो तृतीय युद्ध था उसमें दो लोग थे, एक तरफ कौन था? यल्दोज, और दूसरी तरफ कौन था? इल्तुतमिश। कौन था बेटा? आपको बता दें, इल्तुतमिश, ठीक है। तो यल्दोज और इल्तुतमिश के मध्य, क्योंकि ये यहां से पहुंच के तराइन के मैदान में जैसे ही उतरा, इसने युद्ध की तैयारी कर ली। इसने सोचा ख्वारिज़म से हार गए, इल्तुतमिश को हरा देंगे। इल्तुतमिश की सेना तराइन के मैदान में उतर आई, अर्थात तराइन का तृतीय युद्ध यही हुआ, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ कि यल्दोज जो है वो बुरी तरीके से क्या हो गया? पराजित हो गया, ठीक है, क्योंकि उसकी रणनीति अच्छी नहीं थी। इल्तुतमिश ने इसको यहां पर जो है हरा दिया, और हराने के बाद पता क्या काम करा? इसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया यल्दोज को, और यल्दोज से वो जाके आजा बेटे, चल कहां चले, ठीक है। तो ले गया इसको कहां पर? बदायूं। कहां ले गया? बदायूं। बोले आजा, अब ना तो गजनी रहा, ना लाहौर रहा, ना तराइन का मैदान रहा, इसके पास कुछ नहीं रहा। कहां ले गया इसको इल्तुतमिश पकड़ के? कहां ले गया बेटा? बदायूं। और बदायूं में ले जाकर के इसने क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। क्या कर दिया? हत्या, क्योंकि उसको लगता था कि फिर षड्यंत्र रचेगा ये। तो इल्तुतमिश ने बदायूं ले जाकर के क्या कर दी बेटे? इसकी हत्या। बात समझ गए? बीच में खड़े हो जाओ आप इससे अगले। हाँ, आप पढ़े हैं मुझसे पहले कभी प्रयास IAS पे सुमित के साथ में? नहीं पढ़े? जानते हो सुमित सर को? जाते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा, तो कंफ्यूजन हो गया। एक सटीक कह सकते हैं कि ना तो खुदा मिला ना विसाल सनम, ठीक है, ना तो खुदा मिला ना विसाल सनम, ना तो इधर के रहे ना उधर के, है ना। ये सटीक यहाँ पर रणनीति बैठती है। तो जितना मिलता है उतना ही बेहतर होता है, ज्यादा खाने के चक्कर में वो भी गवा बैठते हैं। ऐसे इसके साथ हुआ। लेकिन अगले किसके मोहम्मद, ठीक है। अब हुआ क्वाचा का जो शासन था वो सिंध और मुल्तान पे। तो अब यहां पर क्या हुआ कि इसके भय से जो था इसने, अब हो सकता है यार मेरा भी जो है तरफ जो है रुख करे, इसने दे दिया। किसने? क्वाचा ने। किसने दे दिया बेटा? क्वाचा। इधर लिख देंगे क्वाचा, ठीक है। क्वाचा ने अपनी सेना को इंस्ट्रक्शन दिया कि तैयार हो जाओ, हो सकता है कि वो हम पे भी अटैक कर दे। एक समस्या थी वहां पे, क्या हो सकता है कि उसके दिमाग में नहीं आई हो ऐसा कि यार मैं क्वाचा को भी करूं, क्योंकि क्वाचा नेचर वाइज ठीक था, वो युद्ध नहीं चाहता था। हुआ ये, क्वाचा ने 1218 में जो है अपनी सेना को जो है इल्तुतमिश के विरुद्ध जो है वो खड़ा कर दिया। जब खड़ा कर दिया तो मध्य जो है सिंध मुल्तान के वाले क्षेत्र में जो है युद्ध शुरू हो गया। याद रखना, किसके? क्वाचा के
और इल्तुतमिश के मध्य में जो है युद्ध शुरू हुआ भीषण वाला। जब इन दोनों के बीच में जो है युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि युद्ध की जो शुरुआत की थी वो क्वाचा के द्वारा ही की गई थी। इल्तुतमिश बस केवल ये भय था उसको क्वाचा को कि जैसे इसने यल्दोज को मार दिया है, हो सकता है कि अब ये मुझे भी मार दे। इसी वजह से उसने सेना को जब रेडी किया तो उधर से भी सेना रेडी हो गई, फिर दोनों जो है आपस में भिड़ गए। 1218 में दोनों सिंध और मुल्तान को लेकर लड़े, और लड़ने के बाद हुआ क्या कि क्वाचा उस युद्ध में हार गया। क्वाचा क्या हो गया? युद्ध में हार गया। जैसे ही क्वाचा युद्ध में हारा, ठीक उस समय सिंध और मुल्तान दोनों क्षेत्र जो है किस पर आ गए बेटा? सिंध और मुल्तान पर भी किसका प्रभुत्व हो गया? ये हो गया इल्तुतमिश का। यहां पर जो है इल्तुतमिश का जो प्रभुत्व हो गया, अर्थात कहने का मतलब यह है कि अब उत्तर भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो इल्तुतमिश के खिलाफ खड़ी हो जाए। अर्थात उसने पहला वाला जो था विरोधियों का दमन पूर्ण तरीके से जो है कर दिया। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, दुश्मनों का पैदा होने में ज्यादा देर नहीं लगती। ठीक है, इल्तुतमिश के सामने अब नसीरुद्दीन और जो क्वाचा थे ये दोनों जो है मारे गए। अब बच्चे ये पूछना चाहेंगे कि क्वाचा कैसे मरा? क्वाचा जब युद्ध हार गया था ना 1218 में, सिंध और मुल्तान हार गया, तो इसे जाकर क्या काम किया? सिंधु नदी में कूदकर जो है आत्महत्या कर ली। ये क्वेश्चन आता है क्वाचा कैसे मरा, तो क्वाचा ने सिंधु नदी में कूदकर जो है अपनी आत्महत्या कर ली थी। यहां पर आप समझने की कोशिश करना कि सिंधु नदी में क्वाचा ने कूदकर आत्महत्या कर ली, और नसीरुद्दीन क्वाचा और यल्दोज दोनों समस्याएं जो है वो इल्तुतमिश की तरफ से जो है खत्म हो गई। अब देखना है अगला वाला स्टेप लेंगे, कौन सा वाला? मंगोल खतरे वाला, है ना? कौन सा लेंगे बेटे अब आपको? ठीक है, मंगोल खतरे का। देखो कितना टाइम हो रहा है, 4 बज गए पूरे। अभी इतना है जो पढ़ा दूं आपको, चलो खत्म कर दूंगा आज इसे पूरा। क्या बेटा? रुको रुको मैं देख लेता हूं। 13:51 हुए हैं, मतलब कि 3:51 है। 51 हो गया, तो इसका मतलब है कि 10 मिनट ये और 15 वो, 25, आधा घंटा अभी आपके पास। आधा घंटा आराम से हो जाएगा, बड़े आराम से। देखो कितना भी टाइम हो, लेकिन मेरा मानना यह है, मेरी अपनी स्पीड है, वास्तविकता में बहुत तेज पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाऊं कि उनको स्टेप बाय स्टेप याद हो जाए। जितनी भी क्लासें पढ़ें आप, मिले ना मिले, लेकिन हमेशा आप याद रखें कि हाँ भाई, कि हमने जो पढ़ा था वास्तविकता में कुछ पढ़ा था। इतिहास मध्यकालीन तो मैं नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको बताऊं, मॉडर्न पढ़ाता हूं मैं। मॉडर्न वास्तविकता में मैं मॉडर्न और एंशिएंट पढ़ाता हूं, मध्यकालीन नहीं छूता मैं। लेकिन फिर भी जो है मैंने कहा चलो पढ़ा देते हैं। हाँ, एंशिएंट पढ़ाता हूँ ज्यादा। कोई नहीं, मैडम पढ़ा रही है, अच्छा पढ़ा रही होंगी वो भी, ऐसा नहीं है। अच्छा नहीं पढ़ा रही? अरे नहीं बेटा, अच्छा पढ़ा रही होंगी, बढ़िया। मैंने तो देखा नहीं वैसे, जो अभी अंदर बैठी थी पतली पतली सी जो, अच्छा ना, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, देखी। ऐसे नहीं होता, पढ़ाना तो उसको ही कहते हैं जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अरे कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अभी मॉडर्न इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्न। और भाई हम तो मॉडर्न के ही टीचर हैं ज्यादातर। अब आप बोलेंगे, सर से बोल देंगे नूर आलम से कि सर मॉडर्न मलिक सर से पढ़वाओ, तो फिर मॉडर्न अंग्रेज साम्राज्य गांधीवाद। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो भी मॉडर्न पे ही हुआ था। स्टार्टिंग करें।
अगला देखिए मंगोल आक्रमण। बेटा पहला स्टेप हो गया इसका, अब मंगोल आक्रमण की तरफ चल देते हैं। देखिए यह है मंगोल। इतिहास के अंदर इन मंगोलों का अगर नाम सुनते हैं ना तो इतिहास की किताबें कांपने लगती हैं, किताबें कांप जाती हैं मंगोलों के नाम से। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं हम लोग। मंगोल ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे, मंगोल सिर्फ मंगोल थे। कौन थे ये? मंगोल। याद रखना आपने तैमूर, खबरदार याद रख लेना एक बात, बाहर क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, आपको सिर्फ इससे मतलब है कि यहां क्या करना है। ठीक है, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि मंगोल जो थे वो बड़े ही खतरनाक थे। अर्थात मंगोलों से उत्तर भारत तो छोड़िए, गजनी साम्राज्य छोड़िए, आप मंगोलों के खतरे का सामना करने वाला कोई शक्ति पैदा ही नहीं हुई थी इस धरा पर। इतने खतरनाक थे ये, समझ रहे हैं आप। लेकिन मंगोल आक्रमणों को विफल करने वाले भी हिंदुस्तान के अंदर थे। कौन थे? हिंदुस्तान के अंदर जब मंगोल आए थे तो उनको अपनी शक्ति का एहसास हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा मंगोल जो खूंखार था, चंगेज खां का नाम आपने सुना ही होगा, वो था। और जब तैमूरलंग भारत में आया था, तैमूरलंग 398 में, तो उसने इतनी मारपीट करी थी कि दिल्ली की नालियों में जो है खून था। समझ रहे हो, दिल्ली की नालियों में खून बहा दिया था उसने। लंग जो था वो लंगड़ा था, लंगड़ा था वो, इसलिए तैमूरलंग कहा गया था उसको। हाँ, और 2 वंशज उसके अंदर थे। जब तैमूरलंग का मौका मिलेगा पढ़ाने का तो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उनका एक शौक था, वो शराब पीकर आदमियों की खोपड़ियों को काट कर ना, गर्दनों को, उनके साथ खेलना उनका शौक था। गर्दनों से खेलना मंगोलों का शौक था। वो उससे, जैसे आपने गांव वगैरह में उपलों का एक वो देखा होगा, वो बना हुआ बिटोरा है ना, इस तरीके से वो बनाकर के चोटियां बना करके गर्दनों की कटी हुई, मंगोलों का शौक हुआ करता था शराब पीना और ये करना, इसलिए बड़ी खूंखार जाती थी। समझ रहे? हाँ, बहुत लंबा खतरनाक इतिहास है। लेकिन अभी बेटा हम इसको पढ़े, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम इधर की तरफ देखते हैं। देखिए होता क्या है कि चंगेज खां इस समय मौजूद था। चंगेज खां, समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस समय चंगेज खां मौजूद था और उत्तर भारत पर जो है, उस समय मैंने आपको बता ही दिया था कि भारत पर इस समय जो था किसका शासन था? इल्तुतमिश का शासन था। ठीक है, तो जो इल्तुतमिश का शासन था, तो अब जो है भारत को बचाने का काम जो था वो इल्तुतमिश का था। किसका था बेटा? इल्तुतमिश का। अगर भारत को चाहता तो इल्तुतमिश जो है वो बचा सकता था, और नहीं चाहेगा तो नहीं बचा सकता। ओके, याद रख लेना। अब यहां से हम जो है, भाई क्या हो रहा है, ठीक है, यहां से अब चीजों को समझना शुरू करेंगे। ये था ख्वारिज्म, ख्वारिज्म, क्योंकि ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान और ये ख्वारिज्म। हुआ क्या कि यहां पर जो है ये उत्तर भारत है। क्या है बेटा? ये उत्तर भारत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये मध्य भारत है, मध्य भारत है, और ये जो है बेटा आपको बता दें ये दक्षिण भारत है। मेरे बच्चों समझ के चलना बड़े अच्छे से, ठीक है? मैं गुड नाइट कर दूंगा फिर इसके बाद में तुरंत देखता हूं। अब मंगोल आक्रमणकारी कौन था उस समय? उस समय था चंगेज खां। कौन था बेटा? चंगेज खां। उस समय ख्वारिज्म जो है, ख्वारिज्म शाह जो था यहां पर शासन कर रहा था। मैंने आपको बताया था कि गजनी पर किसका शासन हो गया था? ख्वारिज्म का। अब हुआ क्या कि उस समय जो था ख्वारिज्म शाह तो बूढ़ा हो गया था, लेकिन इसका पुत्र यहां पर था, इसका पुत्र का यहां पर शासन था। जब चंगेज खां इसके पीछे पड़ा तो चंगेज खां का सामना किया इसने, ख्वारिज्म ने, क्योंकि ये ताकतवर था, पहले इसने सामना किया। लेकिन चंगेज इतने खतरनाक थे कि इनका सामना तो छोड़ो, इनका मुकाबला तो छोड़ो, इनके सामने आने से कपकपाते थे। अब हुआ क्या कि ये जो है, इसने देखा कि अब चंगेज खां जो है चिढ़ गया। चंगेज खां इससे चिढ़ गया था बुरी तरीके से। जब बुरी तरीके से चिढ़ गया तो चंगेज खां इसके पीछे भागा कि यार इसको मारूं, मतलब मारने के लिए। हुआ क्या कि ये गजनी छोड़ करके जो है इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खुरासान, इधर की तरफ उत्तर भारत की तरफ आया, अर्थात दिल्ली की तरफ आया। ठीक, जैसे ही दिल्ली की तरफ आया तो ये बात चंगेज खां इसका बोला, चंगेज खां अगर ये जहां भी चला जाएगा इसको छोड़ूंगा नहीं, मार के वहीं आऊंगा। ठीक है, उसकी जो है एक सनक गई दिमाग की, चंगेज खां की।
बोले इसके मारना ही मारना है इसको। अब जैसे ही अपनी सेना को लेकर के जो है भारत की तरफ बढ़ा, ठीक है, तो भारत की तरफ बढ़ा तो भाई इसने पहले यलदोज को मार ही रखा था, आपको पता है। तो जब ये भारत की तरफ बढ़ा तो उस समय जो था भारत पर चंगेज खान ने, शासन किसका था उस समय? इल्तुतमिश का। तो चंगेज खान ने क्या काम किया, इल्तुतमिश को एक फरमान भिजवाया। फरमान ये भिजवाया क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इल्तुतमिश जो है इसका साथ दे दे, किसका? ख्वाजरीम का, शाह का जो पुत्र था उसका साथ दे दे, उसको ये डर था, किसको? चंगेज खान को। तो चंगेज खान ने ये बात जो है इल्तुतमिश तक पहुंचवा दिया शाही फरमान के द्वारा कि किसी भी कीमत पे ख्वारिज्म शाह की कोई भी मदद जो है वो इल्तुतमिश ना करे, और अगर इल्तुतमिश इसकी मदद करता है तो फिर युद्ध जो है वो उससे नहीं, फिर इल्तुतमिश से होगा। और उस समय दिल्ली इतनी मजबूत स्थिति में नहीं थी कि वो मंगोलों का सामना कर सकती हो। हुआ ये कि इल्तुतमिश जो है इस बात से सतर्क हो गया और यहां पर मोकवेगेच्चो का उसने जो है बहुत समझदारी के साथ काम लिया, और इल्तुतमिश ने यहां पर अपनी सेनाओं को लगा दिया कि ख्वारिज्म शाह जो है वो भारत में एंट्री ना कर पाए, अर्थात वो भारत से बाहर बोले चलो निकलो यहां से भागो, ठीक है। अब उसका जो है रास्ता वो इधर की तरफ हो गया। अर्थात कहने का मतलब था कि यहां पर इल्तुतमिश ने अपनी, ठीक है, बुद्धिमत्ता और कौशल का सही समय पर सही इस्तेमाल करते हुए क्या काम कर दिया, उसको मदद नहीं दी, भगा दिया, ठीक है। जब भगा दिया तो चंगेज खान जो था अब वो उत्तर भारत अर्थात दिल्ली पर आक्रमण करने से बच करके वो उसके पीछे निकल गया। तो यहां कह सकते हैं कि मंगोल खतरे से जो है इस समय, क्योंकि जब इल्तुतमिश ने उसकी मदद नहीं की तो उससे चंगेज खान नाराज नहीं हुआ, चंगेज खान नाराज नहीं हुआ तो उसने जो है वहां पर आक्रमण नहीं किया। तो ऐसे कह सकते हैं कि इल्तुतमिश ने ये जो खतरा था इसको टलवा दिया, अर्थात कहने का मतलब है कि मंगोल खतरे से बचा दिया, क्योंकि दिल्ली मंगोल आक्रमण से बच गया, ये बेहतर बात थी। अर्थात दिल्ली सल्तनत पर अगर उस समय मंगोल आक्रमण हो जाता तो मेरे हिसाब से दिल्ली सल्तनत आगे को जन्म जात नहीं होती। हो सकता है कि मंगोल ही होते यहां पर, फिर है ना, किसी का तो शासन होता, लेकिन अब तो बदलता चला गया परिदृश्य, ठीक। अब यहां पर क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने इस समय बोला कि अब ठीक रहे भाई, मंगोल आक्रमण से बच गए। उस समय इल्तुतमिश ने क्या काम किया कि चलो थोड़ा सा राजपूत, जो राजपूत थे उन्हें राजपूतों को क्या करा दिया, उसने हराया, राजपूतों को हराया। बोले चलो छोटे छोटे जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं उनको जीत लेते हैं। तो यहां पर उसने राजपूतों को हरा दिया और नसीरुद्दीन महमूद को जो है उसने क्या काम किया, बंगाल जो था, बंगाल जो राजपूताना बंगाल था, राजपूताना बंगाल, वहां पर जो है उसने जो है वहां पर महमूद को क्या कर दिया, वहां का सूबेदार बना दिया। क्या बना दिया यहां पर आपका सूबेदार, कहां पर? बंगाल का। किसने? इल्तुतमिश ने बंगाल को जीत करके बंगाल का सूबेदार बना दिया। 1226 में उसने रणथंभौर पर विजय प्राप्त करी। कितने पर? ये लिख लेना डेज, 1226 पर रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर 1226 पर। और इसके बाद में मंडोर आता है एक जगह पर, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इससे रणथंभौर के बाद में इसने क्या काम किया, एक साल बाद में, मतलब कि 1227 में, कितने में? 1227 में, 1227 में इसने मंडोर पर आक्रमण किया। इसका मतलब हुआ कि संपूर्ण उत्तर भारत पर एक बड़े साम्राज्य विस्तार पर जो है किसका आधिपत्य हो गया? इल्तुतमिश का एक बड़े साम्राज्य पर विस्तार हो गया और मजबूत स्थिति के साथ वो बैठ गया। जब वो बैठा तो इसकी जो है विजय परचम दूर दूर तक गए। क्या हुआ? क्योंकि मंगोलों से बचा लेने का मतलब था कि दिल्ली बचा ली, जब दिल्ली बचाई तो इसका परचम दूर दूर तक गया, और जब दूर दूर तक गया तो 18 फरवरी 1229, 18 फरवरी 1229, समझे क्या? 18 फरवरी 1229 को एक बगदाद का नाम सुना है आपने? बगदाद के खलीफा ने जो है इसे खुश हुआ और इसको जो है एक शाही फरमान भेजा, एक पत्र भेजा, एक फरमान भेजा, ठीक है। और इसको एक उपाधि दी थी, एक उपाधि दी थी। ये उपाधि कई एग्जामों में पूछी गई और प्रीलिम्स का बड़ा ही सफिशिएंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए आप? नहीं? क्या नाम है बेटा? है कॉमेडियन और नाजिया, आसिया। मेहनत करती हैं आप? चलिए बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए। समझ में आ रहा है? चलिए, कोई नहीं भी आ रहा होगा तो ऊपर वाला भला करेगा तुम्हारा, टेंशन मत लो, ठीक है। यहां पर ध्यान दो,
बगदाद के खलीफा ने इसको कौन सी उपाधि दी थी? कोई बच्चा ऐसा है जो महान मूर्ति तुम्हें बता सकता है बेटा? सुल्तान तो था ही ये, उपाधि कौन सी दी ये बताओ। है सही, गुड, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, नोट्स बनने हैं तुम्हारे, सही। एक मिनट बुक देना, ये वाली दे दो। ये वाली जो बुक है सतीश चंद्रा, मध्यकालीन इतिहास के लिए ये वाली बुक प्रेफर करें, सबसे बेहतर बुक है। यूपीएससी मेंस इसी से लिखा जाता है, समझ गए बच्चों? सतीश चंद्रा, पढ़ता वही है जिसकी सोच यूपीएससी अर्थात आईएएस की होती है, अन्यथा खरीदने के लिए कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं, 350 रुपए की मिल जाती है। पढ़ता वही है जो आगे बढ़ता है, ठीक है? आगे चलते हैं। बगदाद के खलीफा ने 1229 में, डेट भी याद रख लेना ये वाली डेट, 18 फरवरी याद हो या नहीं हो, लेकिन ये याद होनी चाहिए, ठीक है, कि 1229 को इल्तुतमिश को सार्वभौमिक, सार्वभौमिक का अर्थ होता है सबकी भूमिका निभाने वाला, सार्वभौमिक सुल्तान की, क्या कर दिया? सार्वभौमिक सुल्तान की उपाधि से इसको भूषित किया। क्या किया? सबकी भूमिका निभाने वाला। अब इसका लास्ट स्टेप यहां पर खत्म होता है, अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा ये मिटा रहा हूं मैं इसको तुरंत से पहले, ठीक है? तो याद रखना 1229 में बगदाद के खलीफा ने एक शाही पत्र के द्वारा, ठीक है, सार्वभौमिक सुल्तान की उपाधि किसको दी? इल्तुतमिश को दी। किसको दी बेटा? इल्तुतमिश को दी। अब मैं इसको मिटाते हुए लास्ट में 5 मिनट की क्लास मेरी बची है या 10 मिनट की सिर्फ, मैं इसको खत्म करता हूं, कर दूं, ठीक? अब देखना यहां से, मंगोल, ये मध्य एशिया के जो ऊपर वाले इलाके हैं, हाँ गजनी के ऊपर वाले जो, हाँ तुर्किस्तान खालिस्तान, ये यहीं पर मंगोल थे, ठीक है? मंगोलिया, मंगोलायड, ठीक है? बैठ जाओ। नहीं, खलीफा का तो नाम नहीं, उस समय जो खलीफा था, क्योंकि इतिहास में इसका नाम लिखा नहीं है। महमूद और मोहम्मद में अंतर यह है, अजय और विजय, समझ गए आप? जैसे अजय और विजय में अंतर नहीं ढूंढ सकते, ऐसे ही महमूद और मोहम्मद में नहीं ढूंढ सकते, ठीक? जैसे अजय है और ऐसी विजय है, तो दोनों भाई हैं, ऐसी महमूद भी भाई है और जो है मोहम्मद भी भाई, अलग अलग ये नाम है, इसमें अंतर नहीं है कुछ, समझ गए बात? अंतर नहीं है इनमें, दोनों में नाम है ऐसे ही, जैसे कि अजय, सोनू, मोनू, है ना? तो ऐसे ये जो है दोनों है। चलिए आगे चलते, ठीक है बेटा? ये नाम है, नामों में कोई अंतर नहीं होता, नामों में क्या शब्द अर्थ निकालेंगे। चलिए लास्ट में चलते हैं हम लोग। अब हम महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में करते हैं, लिखेंगे इसके कार्यों को। देखिए सबसे पहले इसने क्या काम किया? शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। क्या करा? महत्वपूर्ण कार्य लिख लेंगे इसके, महत्वपूर्ण कार्य। इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या थे? इसने क्या काम किया था बेटा, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? इसने क्या काम किया? इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, अरबी के सिक्के चलाए, याद रखना, सिक्के चलाए। अब इन सिक्कों में 2 प्रकार के चलाए, ये क्वेश्चन आता है भैया, ये सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, ठीक है? तो 2 प्रकार के सिक्के, कितने प्रकार के सिक्के चलाए? एक तो चांदी का टका, क्या चलाया? एक चांदी का टका, जो कि 175 ग्रेन का होता था उस समय, जैसे कि अब तोला बोला हुए थे, शुद्धता का है, माप थी 1 ग्रेन, तो 175 ग्रेन का चांदी का टका होता था, और एक था तांबे का जीतल। याद रखना, क्या था? तांबे का एक सिक्का था जिसको जीतल कहते थे, ये तांबे का जीतल और जो है चांदी का टका जो है, ये 2 शुद्ध अरबी के सिक्के। अब क्वेश्चन यहां पर प्रीलिम्स में बनता है, मेरे बच्चों ध्यान देंगे, ठीक है? कि जीतल, जो जीतल था, सोने का जीतल, किस शासक के द्वारा चलाया गया? ये चांदी का टका सर्वप्रथम किसने चलाया? ये दोनों अगर आएंगे, ये याद रख लेना,
मेरी पिट्टू अगेन दोबारा से फिर बता रहा हूं कि जीतल जो था वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया सिक्का था, जो सोने का हुआ, जो तांबे का हुआ करता था, है ना। तांबे का जीतल इसी के द्वारा चलाया गया था। ठीक, इसके बाद में इसके दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों में क्या आता है? दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों में इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम छपवाया। क्या किया इसने? यहां पर लिखेंगे सिक्कों पर क्या किया इसने? सिक्कों पर टकसाल, टकसाल का नाम छपवाया। मेरे बच्चों याद रखना कि टकसाल किसको कहते हैं? टकसाल कहते हैं जहां पर सिक्के छपते हैं, समझ रहे? जहां पर सिक्के छपते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? टकसाल कहते हैं, है ना। ना समझे क्या है? स्टैंड, खड़े हो जाओ। क्या समझ में नहीं आया इसमें? देखो, ये होता है टक और ये होता है साल। टक और साल। टक जो होता था टका, कहां गया? टका मतलब सिक्का। टका क्या होता था? चांदी का सिक्का। और साल कहते हैं, जैसे अभी देखा हुआ घुड़साल, घुड़साल जानते हैं? घोड़ों की साल, जहां घोड़े बनते हैं। और भैंसों की साल, जहां भैंसे बनती हैं। कहोगे लाइव में क्या मलिक सर क्या कर रहे हो? अर्थात जहां पर सिक्कों की छपाई होती थी, जहां बनते थे, उस बनने वाली छपाई वाली जगह को टकसाल के नाम से जानते हैं। ओके, वेरीफाई? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, अब तो याद रहेगा ना? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो इसने सिक्कों पर क्या किया था? टकसाल का नाम छपवाया था कि कहां छपे? मुंबई में, दिल्ली में, कनाडा में, जर्मन में, जहां भी छपे थे। ठीक है, एक हंसी मजाक वाली बात है बच्चों, अब एक कैमरे में मत समझ लेना कि ये पढ़ा दिया मैंने। ठीक, तो इसलिए मैं बता रहा हूं सिक्कों पर जहां भी इसकी टकसाल थी वहां पर उसमें सिक्कों पर इसको जो है इसने क्या काम किया? जो इसका इंपोर्टेंट काम है, तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया। क्या किया आपका? तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया। मेरे बच्चों ये सबसे इंपोर्टेंट काम था इसका, जो बहुत ज्यादा इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाता है और इसको पढ़ने में भी उतना मजा आएगा। देखिए, तुर्कान ए चिहलगानी क्या था ये मैं आपको बताता हूं। ये जो था ये 40 अमीर, क्या बोला मैं आपका? 40 अमीर सरदारों का क्या था? संगठन था। ये संगठन दरबार के अंदर किस काम में आता था? ये राजा को मदद देने के काम में आता था, राजा को युद्ध की सिचुएशन में निर्णय लेने के काम में आता था। अर्थात कहने का मतलब है कि 40 सरदारों को जो किया था, ये चाहते तो राजा को ले सकते थे, ये चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। आगे इन्होंने ऐसा तुर्कानी, लेकिन एक क्वेश्चन ये बनता है कि तुर्कानी चहलगानी जो 40 तुर्क अमीर सरदारों का संगठन था, ये बनाया तो इल्तुतमिश ने था, लेकिन इसको खत्म किया था, इसका खात्मा जो किया था, अर्थात इसको जो समाप्त किया था वो कौन था? ठीक है, समाप्त करने वाला कौन था? तो समाप्त करने वाला था, बेटा याद रखना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये था बलवन। कौन था? बलवन। बलवन बहुत खतरनाक था और बलवन ने जो है क्या काम किया? तुर्काने चहलगानी को मैं बता के चल रहा हूं अभी, ये आता है कि तुर्काने चहलगानी का समापन, समाप्त या खत्म या खात्मा, नष्ट, खत्म, पूरी तरीके से विनष्टि की कगार पे किसने किया था? तो आप आ जाएगा इसका आंसर कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया और बलवन के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया, है ना। तो इसका कार्य क्या था? ये क्या था? ये राजा को सलाह देने के कार्य करता था, अर्थात 40 अमीर सरदारों का राजा के दरबार में बड़ा वाचस्पति संगठन था ये। ठीक है, अर्थात ये चाहता तो जिसको चाहे बना सकता था, उतार सकता था, ये अमीर सरदार थे तब। ठीक है, उसके बाद आता है इक्ता व्यवस्था को चालू करना। क्या आता है? इक्ता व्यवस्था को चालू करना, याद रखना, इक्ता व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम सुल्तान था। कौन था? प्रथम सुल्तान था। इक्ता व्यवस्था, इक्ता होता है, ठीक है, इक्ता होती है भूमि का एक टुकड़ा, भूमि का एक टुकड़ा जो राजा महाराजाओं के द्वारा जो है दिया जाता था। ठीक है, भूमि का एक टुकड़ा, इक्ता। अब आता है इक्ता के बारे में लिखेंगे, लिखते हो थोड़ा सा लिखिएगा, लिखो, याद तो कर लूं, लिखो।
इक्ता व्यवस्था 1226 में इल्तुतमिश द्वारा चालू की गई। छोटी सी लाइन में लिखवा दूं? ठीक, बिल्कुल छोटा कर दूं, ऐसा कर दूं जो जिंदगी भर याद रहे। ठीक है, लिखो, यह भूमि का एक टुकड़ा होता था। यह भूमि का एक टुकड़ा होता था जिसे राजा धन के रूप में प्रदान करता था। मतलब राजा धन न दे करके ये सैनिकों को भूमि का टुकड़ा देता था कि इस पे पैदा करो और खाओ। ठीक है, तो वह व्यवस्था जो थी वो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी, ये इक्ता व्यवस्था कहलाई। ठीक है, इसकी सेना हस्व ए कल्ब, इसकी सेना, बस ये लास्ट है समझ लीजिए, इसकी सेना हस्व ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी, ये दो नाम थे, हस्वे कल्ब, कल्ब ए सुल्तानी, ये अलग उर्दू के एक शाब्दिक अर्थ था, ये नाम दे दिया गया था इसको। ठीक है, थी एक क्वेश्चन और लिखना है इसी में, मिन्हाज उस सिराज इसके दरबारी लेखक था। मिन्हाज उस सिराज, वेरी इंपॉर्टेंट, मिन्हाज उज सिराज इसका दरबारी लेखक था। मिन्हाजुस सिराज ने एक बड़ी तबाकत ए नासिरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता, बहुत पूछी जाने वाली किताब है ये इतिहास में। तबाकत ए नासिरी किताब को लिखा था। मिन्हाजुस सिराज जो जाना जाता है वो तबाकत ए नासिरी की वजह से जाना जाता है। ठीक है, ये तबाकत ए नासिरी की वजह से जाना जाता है। अब देखिएगा इसके निर्माण कार्य देखिए, कितना टाइम हो गया भाई है? लिखो लिखो, मिन्हाजुस सिराज इसका दरबारी लेखक था। हाँ, मिन्हाजुस सिराज इसका दरबारी लेखक था, इसने तबाकत ए नासिरी को लिखा, तबाकत ए नासिरी को लिखा, बस। ठीक है, और सुनिए लास्ट में 1236 पे